हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने टैलेंट ऑनलाइन क्लासेस में बाय कैलाश सर, मतलब मेरे द्वारा। अब इसमें जितने भी वीडियो डाले जाएंगे तो आप लोगों को मेरे ही द्वारा डाला जाएगा और सारा वीडियो मेरा ही होगा, चाहे आर्ट्स पेपर का हो या साइंस का हो या संस्कृत का हो या इंग्लिश का हो। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर आपको पढ़ने के बाद, क्लास करने के बाद कोई भी टेंशन आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है बिना सोए और बिना लेटे, ठीक है, बिना खाते खाते वीडियो देखिएगा और कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा आराम से, ठीक। अब आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी माय डियर स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए क्लास 10th के लिए हैं ये कक्षा 10वीं के विषय रसायन शास्त्र हैं। और अब देखिए आगे मैं बात करता हूँ क्या होगा रसायन शास्त्र में। तो चलिए, ये मेरा तीसरा चैप्टर है जो कि है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो चलिए, इसमें बच्चे बहुत सारा मतलब फ़ोन कर करके बोले कि सर इसका जो है वीडियो एक बढ़िया सा बना दीजिए, हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक से नहीं समझ पाए हैं। और तो चलिए, मैंने इसके बारे में चर्चा किया है, इसका एक्सप्लेनेशन किया है और वीडियो को बिना स्किप करके, मतलब भगाए हुए देखिएगा, रोक रोक के, मतलब जहाँ पे लिखने की बात आएगी कॉपी कलम लेके ऐसे रखिए, हम कैसे नोटबुक लेके हैं, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, पहला तत्वों की खोज। तत्वों की खोज, तो तत्वों की खोज होगा। तत्वों की खोज प्राचीन काल से ही हो रहा है। कब से हो रहा है? प्राचीन काल से। अब तक कुल 114 तत्व की खोज हो चुकी है। भारतीय भवन में जो है आपका दिया होगा वहाँ पे कितना, 111, ठीक है। तो याद रखिएगा, टोटल कितना तत्वों की खोज हो चुकी है, 114 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए तत्व क्या है। तत्व खनिज से मिला गया है, जो धातु अधातु में आता है, एलिमेंट जो जिसको कहते हैं, ठीक है, वही है तत्व। तो इन सभी तत्वों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्ग में। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। जान लीजिए, नहीं जानते तो 9th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो वहाँ से उल्टा के देख लीजिएगा। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी धातु के, मतलब किसी भी का शुद्ध रूप होता है, ठीक है, किसी पदार्थ का, ठीक। तो उसमें तत्व जो है मुख्य रूप होता है और उसी से उनका जान पहचान, जैसे हम कैलाश हैं तो हम भी एक क्या है, हमारा नाम क्या हो गया, पहचान हो गई, लेकिन हम क्या है, मानव हैं, तो जानवर भी हो सकते थे। तो इसी तरह से तत्व जो है उनकी सारे, मतलब कि उनसे ये पहचान हो जाता है कि ये कुछ है। अब कहता है इन सभी तत्वों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए धातु की बात करते हैं क्योंकि मेरा चैप्टर यही है और ध्यान से समझिएगा। धातु ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं और अधातु ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से एक्सप्लेनेशन करेंगे, बारी बारी से देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक। अब चलिए आगे मैं बात कर लूँ। सबसे पहले टॉपिक आता है कि धातु क्या है। धातु के बारे में तो मैंने परिभाषा भी दे दिया, अगर नहीं जानते तो लिख लीजिए। वैसा पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? धातु कहेंगे। आप लोग कॉपी कलम निकाल कर रखिए और लिखते जाइए आराम से, ठीक। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या है। प्रत्येक तत्व के कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, इसीलिए विशिष्ट गुणों के आधार पर धातु अधातु को निम्न वर्गों में बांटा गया, ठीक है। मतलब तत्व जो है, धातु का है मतलब ये है, उसी के आधार पर जो उसके गुण जो विशिष्ट पाए जाते हैं उसके आधार पर उसको 2 वर्गों में बांटा गया। अब कौन सा वर्ग है तो चलिए देखते हैं। पहला है कुछ प्रमुख धातु। कुछ प्रमुख मतलब खास धातु, ठीक है। प्रमुख मतलब होता है खास। तो वैसा धातु जो अधिक उपयोगी होता है एवं देश की उन्नति कराता है, मतलब वैसा धातु दोस्त, वैसा बढ़िया समझिए, वैसा धातु जो अधिक उपयोगी होता है, मतलब जिसका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं, जैसे कॉपी कलम हो गया, ये इसका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और देश की उन्नति मतलब जो देश की उन्नति में भाग लेते हैं, जैसे सोना चांदी, किसी भी देश की उन्नति में भाग लेता कि नहीं लेगा। अगर कोई किसी व्यक्ति को 10,000 टन या 10 kg सोना मिल जाए तो किसको बेचेगा? देश से कौन बेचेगा? देश के पास जाएगा तो उन्नति करेगा कि नहीं, ठीक उसी प्रकार उसे ही कहते हैं प्रमुख धातु। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब है दूसरा में कौन है, दिखाते हैं। दूसरा में है कुछ प्रमुख अधातु। दूसरा में कुछ प्रमुख अधातु। अब इसको समझिएगा ध्यान से, कुछ प्रमुख अधातु में क्या है।
तो कुछ प्रमुख अधातु में होता है वैसा अधातु जो अधिक उपयोगी होता है एवं राष्ट्र के विकास में सहायता करता है। तो वही बात हो गया उन्नति या विकास में। तो धातु जो कराएगा वो हो जाएगा प्रमुख धातु, अधातु जो कराएगा वो हो जाएगा प्रमुख अधातु। इसमें आएगा कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, etc, ठीक है, इत्यादि आ जाएगा इसमें। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहा एक धातु है जिसका उपयोग रेल का डब्बा, पुल, बांध, मकान बनाने में किया जाता है। तो ये सब धातु का उपयोग कहाँ? रेलवे लाइन में भी होता है, आप देखे होंगे घर बनाने में भी होता है, मतलब बहुत सारा देश के कोई भी काम होगा तो उसमें होगा लोहा। जैसे बिजली का हो गया, बिजली का कोई चीज़ बनाने में, सामान वगैरह, डब्बा बनाने में, पुल बनाने में, तो ये सब सरकारी काम में आता है कि नहीं? तो देश का विकास होगा कि नहीं इस तरह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि देश का विकास जिस धातु या धातु के द्वारा होगा उसको प्रमुख धातु या अधातु कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे प्रमुख आदमी कौन होगा? अब बताइए प्रमुख आदमी कौन होगा? जैसे ये हुआ और ये हुआ, दोनों प्रमुख कौन होगा? अगर ये देश के विकास में भाग ले रहा है और सभी उन्नति को दर्शाता है और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं ले रहा है, तो ये हो जाएगा प्रमुख, ये हो जाएगा अप्रमुख, जिसका कोई प्रमुखता नहीं होगी। यहाँ पे आ गया सबसे वीवीआई पॉइंट है सामरिक तत्व। ये आपको 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। आपको कितने नंबर में आ सकता है? 2 नंबर में वीवीआई है, देख लीजिएगा इसको। सामरिक तत्व लिखाए भी होंगे अगर क्लास में जो बच्चे लिए होंगे। तो वैसा तत्व जिसका उपयोग सैनिक के उपकरण के निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान की तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास में होता है, ठीक है, उसे ही सामरिक तत्व कहते हैं। मतलब वैसा तत्व जिसका उपयोग जो है सैनिक समझते हैं, आर्मी, उसका हथियार बनाने में, राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास में और अंतरिक्ष विज्ञान में। अंतरिक्ष विज्ञान मतलब जो कि अंतरिक्ष में विज्ञान है उसके अध्ययन में किया जाता है। ऐसे तत्वों को कहते हैं सामरिक तत्व। ये देखिए सामरिक तत्व जैसे में आ गया टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जर्कोनियम, यूरेनियम। अब देखिए धातु को कहते हैं मेटल। वैसा पदार्थ जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो तथा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों उसे कहते हैं धातु। अभी मैंने तुरंत बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इस तरह से आप भी एकाग्रता से देखिएगा तो आपको भी टेंशन नहीं होंगे, ठीक है। एकाग्रता बना के रखिए और क्लास को बिना स्किप किए देखिए। धातु के बारे में पहले बता दिए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उससे धातु कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सब हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाता है अधातु। अधातु हम किसको कहेंगे? देखिए जस्ट उसका उल्टा, वैसा पदार्थ जो विद्युत एवं उष्मा का, देखिए यहाँ उष्मा का कुचालक होता है तथा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है, नहीं पाया जाता है, उसे ही अधातु कहते हैं। मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना घूमेगा जी। और जब वो घूमेगा ही नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, उष्मा का प्रवाह या धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह उसी में होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, क्योंकि वो घूमेगा तो ही घूमेगा। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, अभ्रक, etc, ये सब अधातु है, ठीक है। अब देखिए धातुओं के विशिष्ट गुण। अब धातु के विशिष्ट मतलब होता है खास। विशिष्ट मतलब क्या होता है? खास गुण। ध्यान से सुनिएगा और लिखते जाइएगा, ठीक है। विशिष्ट गुण में देखिए क्या हो जाएगा। इसका भौतिक गुण आता है। क्या आता है? सबसे पहले धातु के भौतिक गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस सबसे पहले विशिष्ट गुण में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहता है? सभी धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में, यहाँ पे है छोटा करके लिखा हुआ, में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3, 1, 2, 3 के रूप में ही दिखेगा। जैसे में यहाँ दिया गया सोडियम परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे देखिए सोडियम का सिंबल होता है Na, परमाणु संख्या 11 और 2, 8, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसका क्या हो जाएगा। मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का 12, 2, 8, 2 होता है, ठीक। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से धातु है इसीलिए है। देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना आ गया? 1, 2 और यहाँ देखिए एल्युमिनियम का Al 13 परमाणु संख्या और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2, 8, 3। तो बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया? ये सब बाह्यतम कक्षा है। क्या है? बाह्यतम कक्षा, ये इधर से जो दिख रहा है, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में ये परमाणु संख्या है। तो इस तरह से दिखा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है? विद्युत धनात्मक गुण दूसरा गुण में आता है। विद्युत धनात्मक, धातु के भौतिक गुण का दूसरा है ये विद्युत धनात्मक गुण। सभी धातुएं विद्युत के धनात्मक होते हैं क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। आप जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, उसके पास प्लस पूंजी, जिसके पास प्लस पूंजी है वो महाजन देते हैं दूसरे को रुपया, तो कर्ज हो जाता है उसको। तो जो देता है वो धनायन हो गया। जैसे Na 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में था, अभी मैंने दिखाया था, दे दिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, घटना मतलब देना, ठीक है, लेना नहीं हो जाएगा, घटना मतलब देना। तो ये प्लस बना लिया, ठीक है। इसको कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। ये सब देखिए, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 2+ हो जाएगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 3+ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा गुण देखिए इसका क्या है?
आघातवर्धनीयता गुण, देखिए अच्छा से देखिए, आघातवर्धनीयता का गुण। अब देखिए क्या है, सभी धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं, इसीलिए इसे हथौड़े से पीटने पर इसको जो है पीट कर इसका क्या बनाया जाता है, चादर। अगर हम धातु को पीटेंगे, प्लास्टिक को पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन टीन को पीटेंगे तो चपटा हो जाएगा, लोहा को पीटेंगे तो चतरेगा वो, किसके जैसा, चादर के जैसा। अब तन्यता का गुण देखिए क्या होता है, सभी धातुएं तन्य होती है, इसीलिए इनसे खींचकर तार बनाया जाता है। तार देखिए पतला पतला जो रेशा होता है, बाल देखें, बाल के जैसा, तो पतला पतला रेशा कैसे हो गया, क्योंकि उसमें तन्यता का गुण था। और प्लास्टिक का भी होता है, जैसे झोला में पतला पतला रेशा देखेंगे, कपड़ा में भी होता है, तो वो रेशा कुछ अलग है, उसमें भी तन्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका तार बनाया जाए, उसका ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक, अब देखिए 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, ये VVI पॉइंट है, इसको एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। 1 ग्राम सोने के तार से कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और यहाँ पे क्या है, 100 ग्राम 100 मिलीग्राम चांदी का 200 मीटर तार बनाया जा सकता है। तो इस तरह से देखिए, तो सबसे ज़्यादा किससे तार बनाया जाएगा, सोना से, ठीक है, याद रखिएगा टॉपिक। अब कहता है सभी धातु की तन्यता एक समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, कोई धातु अधिक तन्य होती है, कोई धातु कम तन्य होती है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब अगला पॉइंट देखिए इसका, अब क्या है, चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है द्रवनांक। यहाँ देखिए, द्रवनांक एवं क्वथनांक, धातुओं के द्रवनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। उच्च मतलब हाईएस्ट, जैसे अपवाद में है सोडियम और पोटेशियम, धातु है लेकिन इसका निम्न होता है, क्या, द्रवनांक और क्वथनांक, ये निम्न होता है। अपवाद मतलब ये होता है उसका अपोजिट। अब है उष्मीय एवं विद्युत चालकता का गुण। उष्मीय और विद्युत चालकता गुण मतलब कि कितना उष्मा और विद्युत का चालकता का गुण उसमें पाया जाएगा। देखिए सभी धातुएं उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है, उष्मीय एवं विद्युत चालकता, सभी धातु उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है, चालक है। अपवाद में है लेड। शीशा एक ऐसा धातु है, सुन के आपको आश्चर्य होगा, शीशा एक धातु है, धातु नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें उष्मा नहीं जाएगा और शीशा से करंट को छुएगा नहीं लगेगा, इसीलिए PB लेड दिया गया है, इसको शीशा कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए इसका क्या है, 7वां पॉइंट आ जाइए। 7वां पॉइंट है चमक। अब चमक क्या, एक गुण है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। कौन सा चमक कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। जैसे अपवाद में है ग्रेफाइट और आयोडीन, तो ये तो धातु के लिए, जैसे सोना चांदी क्यों पहनते हैं, चमक के लिए, उसमें विशेष गुण है, ठीक है, चमक पाया जाता है, इसीलिए उसका दाम भी महंगा है, पता है। लेकिन यह अधातु है। कौन सा, ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीला है, लेकिन ये क्या है, अधातु, मतलब कि धातु तो चमकीला होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन इतना चमकीला है, लेकिन चमकीला होते हुए भी ये क्या है, अधातु है, इसीलिए इसका जिक्र अपवाद में किया गया। अब देखिए कठोरता का गुण। कठोरता का गुण क्या है, सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन ठीक है सभी की कठोरता एक समान नहीं होती। जैसे जी बिल्कुल, सब तेज होते हैं, लेकिन सबकी तेज एक समान नहीं होगा विद्यार्थी में, उसी तरह से यहाँ पे अपवाद में VVI में सोडियम तथा पोटेशियम धातु है, लेकिन ये क्या होता है, मुलायम, जिसे चाकू से भी काटा जाता है। तो पूछता है कि चाकू से इन धातुओं को काटा जाता है, देखिए यहाँ VVI में लिखा गया, तो चाकू से किससे काटा जाता है, 2 धातु का नाम याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम को लिखते जाइएगा, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अब ध्वनि, ध्वनि की गुण मतलब आवाज निकलेगी। हथौड़े से पीटने पर धातु से विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। अब देखिए ध्वनि, जैसे लोहा को पीटेंगे टन 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 बोलता है, लेकिन प्लास्टिक को पीटिएगा फट 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 बोलेगा, तो दोनों में किसका आवाज ज्यादा होता है, तो लोहा का मतलब धातु का होता है। अब भौतिक अवस्था देखिए, 10 नंबर का गुण है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या कहता है कि कमरे के ताप पर सभी धातु समान ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब कोई भी धातु ले लीजिए आप, लोहा ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, चांदी लीजिए, सोना लीजिए, कॉपर लीजिए, सब ठोस में होता है। अब इसमें भी अपवाद है। अपवाद, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। पारा ही एकमात्र ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा, याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, 11वां नंबर का गुण कहता है, 11वां नंबर देखिए घनत्व, क्या है, डेंसिटी, इसको डेंसिटी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। अब लगभग सभी धातुओं का घनत्व जो होता है क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। नोट में दिया गया है, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का घनत्व निम्न होता है। इन्हें हल्की धातुएं कहते हैं, इसीलिए इसका उपयोग जो है एरोप्लेन के पार्ट पुर्जों को बनाने में किया जाता है। सब धातु का, जैसे हो गया इसमें एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस सब का कहीं ना कहीं यूज होता है, जो कि वायुयान सब में। वायुयान क्यों, क्योंकि ऊपर उड़ता है, ज़्यादा भारी रहेगा तो उड़ नहीं पाएगा। धातुओं के रासायनिक गुण, भौतिक गुण समाप्त होता है, अब आते हैं रासायनिक गुण। अब क्या रासायनिक गुण में ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुण मतलब कि ऐसा गुण जिसको कि एक बार उसका जो है
होने के बाद फिर उसका चेंजिंग नहीं किया जा सकता, वैसा गुण, जिसके कारण उसका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब कहता है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग, धातु का ऑक्सीजन के साथ संयोग, सभी धातु O2 के साथ अभी संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, सभी धातु O2 के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम प्लस O2 क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए नोट में, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता श्रेणी जो है, ऑक्सीजन के प्रति कौन सा धातु कितना क्रियाशील होगा, वो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील करेगा ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद मैग्नीशियम करेगा, उससे कम कौन करेगा, जिंक करेगा, इससे कम कौन करेगा, कॉपर करेगा, और सबसे कम कौन करेगा, चांदी करेगा, Ag, और उससे भी कम कौन करेगा, यहाँ Au जो लिखा हुआ है ये सोना है, क्या है, सोना है। तो सबसे कम जो है ऑक्सीजन के साथ सोना करता है, इसीलिए इसका दाम महंगा होता है चांदी से भी ज़्यादा। और हम लोग मैग्नीशियम और कॉपर को नहीं पहनते हैं, सोना और चांदी को पहनते हैं, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है ऑक्सीजन के साथ। अब है दूसरा कि जल के साथ अभिक्रिया, यहाँ देखिए जल के साथ अभिक्रिया, धातु का भिन्न भिन्न धातु की अभिक्रिया जल के साथ अलग अलग वेग से होता है। धातु जल से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है, देती है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला पॉइंट देखिए इसका, जैसे यहाँ पे अगला नहीं है वही है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस देगा। पोटेशियम हाइड्रोजन जल के साथ अभी संयोग करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस मुक्त करेगी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, अब है अम्लों के साथ अभिक्रिया, किसकी, धातु की। सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है, क्या करती है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। वहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करके भी और यहाँ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी। तो चलिए देखते हैं, सोडियम प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, आप लोग जानते हैं, ये इसके साथ चला जाएगा और H2 गैस मुक्त किया। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गम करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, H2 गैस मुक्त किया। जिंक जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना लिया और H2 गैस मुक्त किया। अब कहता है कि नोट में देखिए, अम्ल के प्रति क्रियाशीलता श्रेणी, धातु जो अम्ल के साथ कौन धातु कितना अभिक्रिया तेजी से करेगी, कि कौन अधिक करेगा कौन कम करेगा, यहाँ पे देखिए चार्ट बना हुआ है। सबसे ज्यादा अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु है तो सोडियम, उसके बाद कौन है, दूसरा नंबर पे मैग्नीशियम है, तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम है और चौथा नंबर पे कौन है, जिंक है। मतलब कि सबसे कम इसमें जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु कौन सा है, जिंक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाला सोडियम है। ऑक्सीजन में भी सोडियम था और इसमें भी सोडियम था और उसमें सोना था कम, इसमें जिंक है, ठीक है, याद रखिएगा, VVI पॉइंट। अब है धातु के अन्य धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया, धातुओं के अन्य धातु के साथ, जैसे कि लड़कों के अन्य लड़कों के साथ, मतलब कि एक लड़का नहीं है, दो लड़का है और दूसरे लड़के के साथ उसकी बात हो रही है। तो एक धातु सोना हो गया, उसके दूसरे धातु के साथ के लवणों के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों के साथ अभिक्रिया करके कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जी बिल्कुल सही, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया पढ़े होंगे आप लोग, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपने से अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं, उसको विस्थापित करके उसके साथ विलयन बना लेता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे, वो विस्थापन एकल विस्थापन में बताए थे, तो जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर जिंक से कमजोर है, जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको भगा दिया। यहाँ इसका नीला रंग था, अब जिंक वाला रंग हो गया, रंगहीन हो गया इसका। अब जैसे फेरस हो गया, मतलब लोहा हो गया, उसको जो है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इसका विलयन का नीला रंग था, इस विलयन का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि आयरन की रंग लाल होता है, 12 से जो निकलता है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषता। अब है ये VVI पॉइंट है, अगर पूछ सकता है आपको 2 नंबर या 3 नंबर में, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की क्या विशेषता है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आगे। क्रियाशीलता श्रेणी में पहला है इसकी विशेषता, क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु H के ऊपर आते हैं, H मतलब हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, वे अधिक क्रियाशील होती है और वे अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं जितने भी धातु क्रियाशीलता श्रेणी में, वो अधिक क्रियाशील होते हैं और वो उतना ही क्या करेगा, विद्युत धनात्मक होते हैं। इस श्रेणी में दूसरा देखिए, इस श्रेणी में नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, जैसे कि पोटेशियम अधिक क्रियाशील होते हैं एवं Au जो होता है, सोना जो होता है, बुक में होगा देख लीजिएगा आप लोग, Au नीचे में होता है, वो कम क्रियाशील होता है, ठीक है। अब तीसरा विशेषता देख लीजिए इसकी, इस श्रेणी में H के ऊपर वाली धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु होंगे सब जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अभी मैंने बताया था, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलो। अब है अधातुओं के भौतिक गुण। चलिए वहाँ पे धातु और अधातु का धातु का तो रासायनिक और भौतिक गुण समाप्त हो गया था। अब अधातु की बात कर लें, जस्ट ऐसा ही उसका भी होता है।
तो भौतिक गुण में क्या होता है, यही सब लिखना है। भौतिक गुण में कुछ नहीं, उसका परिभाषा से रिलेटेड जितना चीज जानते हैं उसके बारे में। गुण मतलब क्या, जैसे मेरा गुण कोई पूछेगा, आपका गुण पूछेगा तो हम बता देंगे, बच्चा ऐसे ऐसे ये करता वो करता, इतना टाइम से पढ़ता नहीं पढ़ता, ये सब गुण हो गया। सभी धातु सामान्य तौर पर ठोस अवस्था, ठोस और गैस के रूप में पाई जाती है। अपवाद में है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब याद कर लीजिए, ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है, धातु में पारा, अधातु में ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाया जाता है। भंगुरता, भंगुरता मतलब टूटने का गुण। अधातु सामान्यतः भंगुर होते हैं, टूटने जैसे होते हैं, क्योंकि हथौड़े से पीटने पर ये चूर चूर हो जाता है। चूर चूर मतलब टुकड़ा टुकड़ा बन जाता है। चमक, चमक में क्या आएंगे, अब देखिए, अधातु जो है, चमक को देखिए, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है, विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। सिर्फ ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले होते हैं, वो भी अपवाद में लिखाए थे, धातु का अपवाद में। उष्मा एवं विद्युत चालकता, अधातु सामान्यतः उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब जितना गुण उसका पढ़े थे उसका ही इसका भी पढ़ेंगे उल्टा, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट देखे होंगे, रेड पेंसिल में भी होते हैं, बैटरी में भी होते हैं, छोटे छोटे बैटरी में, घड़ी वाली बैटरी में वगैरह में। तो वो उससे कभी नंगा वाला से रेड को फंसा के दूसरी तरफ छिल के दूसरा से हाथ में नहीं सटाइएगा, पहले सिरे को बोर्ड में डाल के, ठीक है, नहीं तो करंट लग जाएगी। नहीं होता विश्वास तो पहले जोड़ लीजिएगा, बीच में कनेक्टर लग के बल्ब जलाइएगा, जल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अपवाद में इसी में है। अब है द्रवनांक एवं क्वथनांक। आप समझ सकते हैं कि अधातु का द्रवनांक क्वथनांक क्या होगा। द्रवनांक एवं क्वथनांक, अधातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट का द्रवनांक उच्च होता है, क्योंकि ग्रेफाइट थोड़ा अलग हटके है, ठीक है। अब कठोरता, कठोरता मतलब कड़ापन उसका। अधातु सामान्यतः मुलायम होते हैं। अधातु कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। अपवाद में हीरा, हीरा एक ऐसा धातु है जो कार्बन का प्ररूप है, ठीक है, कठोर होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ भी है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। चलिए, अब है घनत्व, घनत्व अधातु का। अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। ध्वनि, हथौड़ी से पीटने पर इससे कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि चूर चूर हो जाती है, कोई दिक्कत। अब है विद्युत ऋणात्मकता। देखिए, विद्युत लास्ट पॉइंट है, विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी अधातु है सभी विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा इकलौता अधातु है जिसमें विद्युत धनात्मक गुण पाया जाता है, कोई दिक्कत। चलिए, अब है अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या है, अधातुओं के रासायनिक गुण। पहला ऑक्सीजन के साथ संयोग, जैसे उसके साथ पढ़े थे इसके भी साथ पढ़ेंगे। अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड, इसका भस्मीय ऑक्साइड, इसका अम्लीय ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं, जैसे C+O2, CO2 जल में घुलेगा तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, जैसे ये जल में घुल गया CO2, H2CO2 बनाया, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बना, और ये जल में से साथ घुलेगा तो ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, इसका नाम H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। नाम लिख लीजिएगा, अम्ल सबका नाम लिखा हुआ कोष्ठ में। अब है क्लोरीन Cl2 के साथ अभिक्रिया, Cl2 का विषय अधातु जो है Cl2 के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, क्लोराइड। रुक जाइए एक मिनट, क्लोराइड बना, जैसे P4Cl2 तो PCl3 बनाता, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता, ठीक है, इसको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये अम्ल होता है, सॉरी क्लोराइड होता है। अब देखिए, H2Cl2 के साथ अभिक्रिया करके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब अम्ल ही बनाता है। अब है जल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्या, धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। धातु तो कर लेता है लेकिन नहीं, प्लास्टिक को कितना पानी में छोड़ देंगे तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। चलिए, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखिए, कुछ अधातु जैसे हो गया सल्फर, सल्फर जो है ये कौन, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, NO2 बनाता है, H2O बनाता है, बस यही सल्फर ही, याद रखिएगा, यही बनाता है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करता है, जैसे H2S, H2+H, H2S इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, नाइट्रोजन प्लस H2 अमोनिया बोलते हैं, etc। अब है ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, ये कारक होता है। अब देखिए क्या कहता है, अधातु ऑक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है। अधातु कैसा व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है। अगर ऑक्सीकारक में पूछेगा कौन कौन है तो अधातु सब आ जाएगा, ठीक है। जैसे H2O हो गया, F2 हो गया, से अभिक्रिया करेगा तो HF बन गया, O2 बन गया, ठीक है। O2 को मुक्त। उसके बाद क्या कहता है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर।
भौतिक गुण के आधार पर, एक धातु हो गया एक अधातु हो गया। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। यह विद्युत धनात्मक होते हैं, यह विद्युत ऋणात्मक होते हैं। धातु प्राय ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु प्राय ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे के ताप पर यह ठोस एवं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए आपको ढेर सारा अब अंतर पूछेगा क्योंकि पूछ देता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन और टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, और जहाँ एक बार नहीं समझ में आता है आवाज़, वहाँ पे रोक के वीडियो फिर से देखिए। ठीक है, लेकिन आगे भगा के नहीं देखिएगा। अब रासायनिक गुणों के आधार पर धातु में अंतर। ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं में अंतर। अब देखिए धातु अधातु में अंतर। अब धातु के परमाणु धनायन बनाता है, अधातु के परमाणु ऋणायन बनाता है, जैसे दिखा दिए इधर भी दिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अभी मैंने तुरंत दिखाया, देख लीजिए इस तरह से। अब तीसरा है, तीसरा भी अगर जानते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को ये चैनल के माध्यम से वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा तो बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से देंगे, बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।